हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे। बच्चों, जैसे कि आपको पता है, प्रीवियस क्लास में हमने एक नई कहानी की शुरुआत की थी। हमने क्लास 10th के ज्योग्राफी के पहले चैप्टर के बारे में डिस्कस करना शुरू किया था, जो कि है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। कल बच्चों हमने डिस्कस किया था रिसोर्सेज क्या होती है और रिसोर्सेज क्यों जरूरी है, और हमने रिसोर्सेज कैसे डिवाइडेड हैं हमने पढ़ा था, और हर एक रिसोर्स के बारे में हमने समझा था। उसके बाद हम एक टॉपिक के ऊपर आए थे, जो कि है रिसोर्स कंजर्वेशन का। कैसे करके वेरियस इंस्टीट्यूशंस ने रिसोर्स प्लानिंग करने की कोशिश करी, रिसोर्स को कैसे करके सेव किया जाए, एज वेल एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट भी हमने सीखा था। सो ये है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का वीडियो नंबर 2, मीन्स पार्ट 2। टुडे वी विल डिस्कस द चैप्टर फर्दर। हम पढ़ेंगे डिफरेंट रिसोर्सेज के बारे में। सो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। ओके, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लैंड रिसोर्सेज के बारे में। लैंड रिसोर्सेज से एक कहानी की धर 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 शुरुआत होने वाली है। हम लोग लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे और इस ढंग से पढ़ेंगे कि जो भी पढ़ेंगे ना उसको जल्दी से दिमाग में हमारे हम रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, उसको हमारे दिमाग में स्टोर करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से हम समझेंगे। ओके, तो लैंड रिसोर्सेज क्या होते हैं? देखिए, लैंड रिसोर्सेज का सिंपल मतलब जमीन। लैंड का मतलब क्या होता है? जमीन। अब जमीन किस लिए जरूरी होती है? भाई जमीन पे हम रहते हैं, हम घर बनाते हैं, हम कल्टीवेशन करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज जमीन पे हम करते हैं, तो जमीन हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो व्हाई लैंड रिसोर्सेज आर इंपॉर्टेंट फॉर अस? क्यों बच्चों लैंड रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है? देखिए, इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक वनस्पतियां जो कि अपने आप ग्रो करती हैं, नो ह्यूमन इंटरफेरेंस, वो अपने आप ग्रो करती हैं, उनको हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवर रहते हैं कहाँ पे? फॉरेस्ट में। ह्यूमन लाइफ को और जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं, हम कुछ भी काम कर रहे हैं, हम हमने दुकान दिया है, वो जमीन में हम बिल्डिंग बनाते हैं, वहां पे दुकान दे रहे हैं, हम माइनिंग कर रहे हैं, हम फॉरेस्ट में जाके वुड कलेक्ट कर रहे हैं, जमीन से प्लांट ग्रो कर रहे हैं, उसको काट के हमको क्या मिल रहा है? फर्नीचर मिल रहा है। तो जितने भी एक्टिविटीज होते हैं, इट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन, रोड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो ये सब क्या है? ये सब लैंड के थ्रू होता है। तो लैंड इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स जो डेवलप हो रहे हैं। ओके, तो ये सब किसकी वजह से है? लैंड रिसोर्सेज की वजह से। तो क्योंकि रिसोर्स क्या होता है, कल मैंने आपको बताया था, एनीथिंग दैट फुलफिल आवर नीड्स। कोई भी चीज जो कि हमारी जरूरतों को फुलफिल करता हो, उसको हम रिसोर्स कहते हैं। इस तरीके से, क्योंकि लैंड हमको हमारी जरूरतों को फुलफिल करता है, इसीलिए लैंड एक तरह का क्या है बच्चों? रिसोर्सेस है। लेकिन मैंने आपको बताया था, कोई भी रिसोर्सेस मनमानी यूज करना ये ठीक नहीं होता है। तो उसीलिए लैंड तो हमारे लिए जरूरी है, लेकिन उसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। कुछ लिमिटेशंस भी हैं। क्या क्या? लैंड इज एन एसेट ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड। अब फाइनाइट का मतलब क्या है? ये अनलिमिटेड तरीके से हमारे पास मौजूद नहीं है। लैंड को अगर ठीक ढंग से हम कंजर्व नहीं करेंगे, अगर उसको फर्टाइल नहीं रखेंगे, तो लैंड धीरे धीरे खराब हो जाएगा, और लैंड अगर खराब हो जाए तो फ्यूचर में हमको बहुत दिक्कतें होंगी। तो लैंड एज ए रिसोर्स हमको उसको सेव करके रखना है। लैंड एक एसेट है हमारा, एक एसेट है हमारा, लेकिन वो फाइनाइट मैग्नीट्यूड तक है। मतलब वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट नहीं हमारे पास। तो जितना लैंड प्रेजेंट है उसको हमको सही ढंग से यूज करना चाहिए। तो देखिए, लैंड मास का डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से वर्ल्ड में हुआ है? हमको पता है कि जो प्लेन एरिया है, जो समतल जमीन है, वो 43% है। ओके, माउंटेन्स एरिया 30% एरिया माउंटेन्स का है, और प्लेट्यू जो टेबल लैंड है वो 27% प्रेजेंट है। वर्ल्ड में देखा जाए तो लैंड में ये सब फीचर्स प्रेजेंट है।
43% प्लेन एरिया प्रेजेंट है, माउंटेन एरिया जो है 30% प्रेजेंट है, और प्लेट्यूज जो है, जो टेबल लैंड है, वो 27% प्रेजेंट है। उसीलिए लैंड हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है। और हमारा इंडिया तो एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे हर तरह के फिजिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं, चाहे आप हिमालयन माउंटेन्स देख लें, चाहे आप नॉर्दर्न प्लेन्स देख लें, चाहे आप पेनिनसुलर प्लेट्यू देख लें, आप कोस्टल प्लेन्स देख लें, तरह तरह के लैंड हमको देखने को मिलते हैं। डिफरेंट लैंड आर प्रेजेंट हियर। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो प्लेन एरिया है वो प्लेन एरिया 43% है। अब माउंटेनियस एरिया जो है वो 30% है, और ये आप देख सकते हो 27% क्या है, प्लेट्यूज है, प्लेट्यूज रीजन है, 27% है। तो इस तरीके से लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। 27% प्लेट्यूज, 43% प्लेन्स एंड 30% माउंटेन्स। इस हिसाब से लैंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, देखिए लैंड तो एक रिसोर्स है। हम जो लैंड होता है, जो जमीन है, उसको किस तरीके से यूज करते हैं, किन किन कामों में जमीन का यूज होता है, उसको हम एक बार देखते हैं। देखिए लैंड में पहला चीज तो फॉरेस्ट होता है। अब फॉरेस्ट जो है, जंगल जो है, वहां से हम बहुत सारी चीजें कलेक्ट करते हैं, चाहे फायरवुड हो गया, फ्यूलवुड हो गया, हमको वहां से वेजिटेबल्स मिलता है, दैट प्रोवाइड्स लिविंग कंडीशंस फॉर द वाइल्ड एनिमल्स टू लिव। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस है, वुड मिलते हैं हमको, फर्नीचर। उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फॉरेस्ट हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो लैंड पहला फॉरेस्ट। दूसरा, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। कैसे लैंड 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 नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन का मतलब है जो जमीन जिसमें खेती नहीं की जाती। अब वो कैसी जमीन होती है जहां पे खेती नहीं होती, बैरन एंड वेस्टलैंड, बंजर जमीन, वेस्ट जमीन, जहां पे खेती नहीं होती है, बिल्कुल वहां पे कुछ उगाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसका वो उपजाऊ ही नहीं है, उसकी फर्टिलिटी ही नहीं है। ओके, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज। ओके, अब रोड हो गया, बिल्डिंग हो गया, क्या वहां पे हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो सीमेंटेड हो गया है, उसको मेटेलिक हमने बना दिया है। तो उस हिसाब से यहाँ पे ये जो लैंड जो है, जो नॉन एग्रीकल्चरल यूज में आता है, रोड, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। ओके, सो दीज आर लैंड व्हिच आर नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। कुछ लैंड ऐसे भी हैं जहां पे हम कल्टीवेशन अब कर नहीं सकते। तीसरा, अदर अनकल्टीवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। ओके, तो जिन लैंड को ऐसे ही ओपन हमने छोड़ दिया है, उसका हम कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, उनको छोड़ के जो दूसरे लैंड है वो कैसे लैंड है, जैसे कि परमानेंट पेस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। देखिए जिनके पास पेस्चर्स होंगे, जिन्होंने गाय भैंस जो पालते हैं झुंड में, वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह उनको चराने के लिए ले जाते हैं। तो दोज आर द पेस्चर्स एंड द ग्रेजिंग लैंड। ओके, उसके साथ साथ लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रोथ्स। देखिए मिसलेनियस का मतलब क्या है, अलग अलग तरीके से जहाँ पे अलग अलग प्लांट्स वगैरह ग्रो कर जाते हैं अपने आप। तो दोज आर द मिसलेनियस क्रॉप्स, ओके, एंड ग्रोथ्स। एंड कल्चरल वेस्टलैंड, ओके, कुछ ऐसे लैंड होते हैं जहाँ को जिस लैंड को कल्चरल तरीके से प्रिजर्व किया जाता है, वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स वगैरह होंगे, मतलब जिनको अनकल्टिवेटेड छोड़ा गया है 5 एग्रीकल्चरल ईयर से, मतलब 5 साल से ज्यादा हो गया है, उनको हमने वहां पे कुछ कल्टीवेशन नहीं हुआ है, उनको बिल्कुल अनकल्टिवेटेड छोड़ा गया है, उनको कहा जाता है कल्चरल वेस्टलैंड। ओके, इट मींस लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स। 5 साल या 5 साल से ज्यादा हो गया है, उनमें कुछ कल्टीवेशन किया नहीं जाता, वहां पे कुछ खेती नहीं होती, उनको वैसे ही छोड़ा गया है। सो इस तरीके से, और आगे हम और क्लासिफिकेशन देखते हैं कि लैंड कैसे क्लासिफाइड है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो, एक होता है फैलो लैंड, एक होता है फैलो लैंड। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, वो क्या था कि यहाँ पे हमने अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड पढ़ा था। अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, फैलो लैंड। ओके, फैलो लैंड। तो फैलो लैंड किसे कहा जाता है,
फैलो एनवायरनमेंट जिसको हमने ओपन, वहां पे हम कुछ नहीं कर रहे, उसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया, वहां पे कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं हो रहा, मतलब करंट फैलो लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर वन और लेस देन वन एग्रीकल्चरल ईयर, एक या एक एग्रीकल्चरल ईयर से कम, मतलब एक या एक एग्रीकल्चरल सीजन से कम जिस लैंड में हमने कुछ कल्टीवेशन नहीं किया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट फैलो। क्या बोलते हैं हम, करंट फैलो, उसे करंट फैलो कहा जाता है। अदर देन करंट फैलो, अब करंट फैलो को छोड़ के दूसरे क्या होते हैं, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स, एक से लेके 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स तक हमने जिसे जहां पे कल्टीवेशन नहीं किया है, जहां पे खेती नहीं की है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, अदर देन करंट फैलो। जहां पे एक या 5 साल से एक या 5 साल से हमने वहां पे कोई भी कल्टीवेशन नहीं किया है, और जहां पे एक या एक साल से कम, मतलब कुछ महीने हुए हैं सीजन के हिसाब से, वहां पे हमने कल्टीवेशन नहीं किया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, करंट फैलो। करंट फैलो का मतलब समझ जाइए, करंट मतलब एट प्रेजेंट, मतलब हाफ और 1 ईयर्स हो गए वहां पे कुछ कल्टीवेशन नहीं किया जा रहा, उसको कहा जाता है करंट फैलो। अदर देन करंट फैलो, करंट फैलो को छोड़ के कौन से लैंड होते हैं, एक या 5 साल हो गए वहां पे कुछ कल्टीवेशन नहीं किया जा रहा, और जहां पे 5 साल से कल्टीवेशन नहीं किया जा रहा है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कल्चरल लैंड। अभी हमने डिस्कस किया, क्या बोलते हैं, कल्चरल लैंड। ओके, नाउ नेट सोन एरिया क्या होता है, व्हाट इज नेट सोन एरिया, net sown area, area sown at least once in a year। what do मैं sown, sown का मतलब क्या, वहां पे बीज बोया जाएगा, वहां पे क्रॉप उगाया जाएगा, एट लीस्ट साल में एक बार तो किया ही जाएगा, साल में एक बार तो किया ही जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, नेट सोन एरिया, एरिया सोन एट लीस्ट वंस इन ए ईयर। अब area sown more than once in an agricultural year plus net sown area is known as gross crop area। मैंने आपको बताया नेट सोन एरिया क्या है, once in a year। नेट सोन एरिया में क्या किया जाता है, once in a year एग्रीकल्चर किया जाता है, once in a year, once in a year एग्रीकल्चर परफॉर्म किया जाता है, once in a year। उसके साथ साथ एरिया सोन मोर देन once in a year, जब इसके साथ नेट सोन एरिया के साथ जहां पे हम उस एरिया को जोड़ देते हैं जो कि एक से ज्यादा बार कल्टीवेशन किया जाता है एक साल के अंदर, वो एरिया जहां पे उसके साथ, ये तो नेट सोन एरिया है हमारा, नेट सोन एरिया। इसके बाद एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर एरिया, एरिया सोन मोर देन वंस in an agricultural year। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्रॉस क्रॉप एरिया। ग्रॉस का मतलब क्या होता है, इट मींस टोटल क्रॉपिंग एरिया। तो ग्रॉस क्रॉप एरिया किसे कहेंगे बच्चों, रिपीट करते हैं और एक बार, ग्रॉस क्रॉप एरिया किसे कहेंगे, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर, जब एक से ज्यादा बार एक साल में एक फील्ड में या फिर एक लैंड में अगर हम क्या कर रहे हैं, एक से ज्यादा बार कल्टीवेशन कर रहे हैं, 2 बार कल्टीवेशन कर रहे हैं, एक से ज्यादा बार कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उस एरिया प्लस उस एरिया को अगर मिला देंगे उसके साथ साथ, मतलब जहां पे एटलीस्ट वंस इन ईयर कल्टीवेशन किया जा रहा है, दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड क्रॉस क्रॉप एरिया। इट मींस जिस एरिया में एक बार कल्टीवेशन किया जाता है और जिस एरिया में लगभग एक साल में एक क्रॉपिंग सीजन में 2 बार से ज्यादा कल्टीवेशन किया जाता है, जब 2 एरिया को हम मिला देते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, ग्रॉस क्रॉप एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ग्रॉस क्रॉप एरिया कहते हैं। ओके, तो इन टर्म्स को आपको बार बार रिवीजन करना होगा, तभी जाके आपको इन टर्म्स के बारे में अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि
हमारे डिफरेंट फिजिकल फीचर्स वर्ल्ड में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे कि हमने प्लेन एरिया के बारे में पढ़ा, माउंटेनियस एरिया के बारे में पढ़ा और प्लेट्यूज के बारे में पढ़ा। हम देखेंगे कि हमारे भारत देश में लैंड कैसे करके यूज किया जाता है, लैंड यूज पैटर्न क्या है, भारत में कैसे करके हम लोग लैंड का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए पहला चीज तो है कि द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स। एक तो हम लोग उसके फिजिकल फैक्टर्स के बारे में समझते हैं कि वहां पे जो सॉइल ग्रेन्यूल्स हैं वो कैसे हैं, और वहां पे किस तरीके से केमिकल्स प्रेजेंट है, वहां का टोपोग्राफी कैसा है, ओके, वहां पे डिफरेंट सॉइल्स बैकग्राउंड कैसे हैं उसको समझना पड़ता है। उसके साथ साथ हमको वहां का क्लाइमेट देखना पड़ता है कि एरिड क्लाइमेट है, ह्यूमिड क्लाइमेट है, कैसे क्लाइमेट है, तो क्लाइमेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। उसके साथ साथ सॉइल टाइप्स एज वेल, ओके, और वहां पे किस तरह के सॉइल प्रेजेंट है। अभी हम लोग आगे सॉइल टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। तो ह्यूमन फैक्टर सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी, वहां पे पॉपुलेशन क्या है, मतलब वहां पे एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितने लोग रहते हैं, ओके, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, हमारे पास वो टेक्निक है कि नहीं जिससे हम लोग क्या कर सकें, उस लैंड को और अच्छे तरीके से यूज कर सकें, उसको और फर्टाइल बना सके, ओके। या फिर कुछ लैंड को हम क्या करते हैं, कल्चर और ट्रेडिशंस के हिसाब से भी हम लोग यूज करते हैं। तो लैंड का जो यूज है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, लैंड के फिजिकल फीचर फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, ओके, जैसे कि लैंड के फिजिकल फैक्टर क्या क्या है, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, ओके, और ह्यूमन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। क्या क्या ह्यूमन फैक्टर है, पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, कल्चर एंड ट्रेडिशंस, इन चीजों के ऊपर हमारा लैंड यूज पैटर्न डिपेंड करता है। किन किन चीजों के ऊपर, लैंड यूज पैटर्न दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। क्या क्या है, एक है फिजिकल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर में क्या क्या आता है, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, ओके, सॉइल टाइप, ओके, और ह्यूमन फैक्टर्स में क्या क्या आता है, पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, कल्चरल एंड ट्रेडिशंस, ओके, संस्कृति और परंपरा। तो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, दैट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हम लोग का, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। और लैंड यूज डाटा जो है, ओके, सिर्फ 93% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का हमको पता है। 93% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का लैंड यूज पैटर्न हमको पता है कि हमारे भारत देश में लैंड किस हिसाब से यूज किया जाता है, जमीन का यूज कैसे होता है, ओके। ओनली 93% ऑफ द डाटा इज अवेलेबल, ओके। देख सकते हैं आप कि ये लैंड यूज पैटर्न है हमारे भारत देश का, दिस इज लैंड यूज पैटर्न ऑफ इंडिया, ओके। जनरल लैंड यूज कैटेगरीज 1960 से 1961 का डाटा है ये इस पाई चार्ट में, एंड इट इज द डाटा ऑफ 2014 टू 15, ओके। तो यहां पे देख सकते हो आप कि यहां पर बैरन एंड अनकल्चरल वेस्टलैंड, जो कि हमने डिस्कस किया था, जो बंजर जमीन जहां पे कुछ अभी होता नहीं, वहां पे कोई एक्टिविटी परफॉर्म की नहीं जाती, वो कितनी है हमारे यहाँ, ओके, दैट इज 18.11%, जो कि 1960-61 में था। अब वो बंजर जमीन, ओके, अब कितना है, अब 5.5% है। इसका मतलब यहाँ पे लगभग 13% लैंड का जो क्या है अब यूज होने लगा है, ओके। अब वो बैरन और अनकल्चरेबल लैंड नहीं रही। उसके बाद एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, ओके, आप देख सकते हो नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के अंदर जो एरिया आता है, ओके, दैट इज दैट इज 4.95%, ओके, नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के अंदर जो एरिया आता है, ओके। और यहाँ पे कुछ एरिया जो नेट सोन एरिया है यहाँ पे दिखाया गया है कि 46.26%, यहाँ पे वो डिक्रीज होके कितना है, अब कितना है, 45.5%, इसमें डिक्रीज आया है लगभग 1% का, ओके। एंड परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड आप देख सकते हो कि ये 4.71% जो है, यहाँ पे पहले 1960-61 तरफ पेस्चर्स की ग्रेजिंग के लिए वो लैंड को यूज किया जाता था, लेकिन अब जो है वो 3.3% रह गया है, मतलब इसमें डिक्रीज हुआ है, ओके। उस तरीके से एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रुप्स, ओके, यहाँ पे जो एरिया है
मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स और ग्रुप्स का एरिया, ओके, वो अभी क्या है, वो भी अभी घटा है 1%। तो इसका मतलब आप देख सकते हो कि नेट सोन एरिया में कमी हुई है, लेकिन जो बैरन और अनकल्चरेबल वेस्टलैंड था, ओके, वो डिक्रीज हुआ है और उसके जगह में लैंड को अब यूज करने लगे हम अलग अलग तरीके से। रोड बिल्ड करने में हमने लैंड का यूज किया होगा, या फिर कहीं कहीं पे उसको अब नए तकनीकी तरीके से, ग्रीन रिवोल्यूशन जब से आया तब से हमने लैंड यूज पैटर्न थोड़ा बढ़ा दिया। एक लैंड के अंदर हम ज्यादातर प्रोडक्शन करने लगे क्योंकि HYV सीड्स वगैरह इंट्रोड्यूस हुआ, बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज आने लगी, ओके, इस तरीके से हम लैंड का यूज करने लगे। आप देख सकते हैं कि हमने अभी जो डिस्कस किया था, द लैंड अंडर परमानेंट पेस्चर हैज आल्सो डिक्रीज्ड। मैंने अभी बताया ना, परमानेंट पेस्चर के जो लैंड थे वो अभी डिक्रीज होने लगे हैं, क्योंकि पहले क्या होते थे, लोग इधर से उधर शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, घूमते रहते थे, अपने पेस्चर के साथ घूमते रहते थे। अब वो एक जगह में सेटल्ड होने लगे। और कॉलोनियल पीरियड में ये बहुत हुआ करता था, तो उस समय ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे कानून भी बनाए थे परमानेंट सेटलमेंट का, एक जगह में लोगों को रख देना, वहां पे वो रहेंगे तो वहां पे वो एग्रीकल्चर करेंगे, वहां पे ग्रो करेंगे, वो उस हिसाब से था। तो उस हिसाब से क्या हुआ कि जो परमानेंट पेस्चर है वो डिक्रीज होते गया, ओके, एंड मोस्ट ऑफ द अदर देन द करंट फैलो लैंड्स आर ईदर ऑफ पुअर क्वालिटी एंड द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सच लैंड इज वेरी हाई। तो मोस्ट ऑफ द जितना भी करंट फैलो लैंड से अगर दूसरे लैंड्स को देखा जाए, फिर भी वो जो लैंड है ना, वो पुअर क्वालिटी के लैंड होते हैं, क्योंकि बहुत दिन से वहां पे कुछ खेती नहीं हुई, उनका न्यूट्रिएंट रिप्लेसमेंट नहीं हुआ, नॉरिशमेंट नहीं हुआ, तो वहां पे खेती करने के लिए ज्यादा खर्चा लगता है, ओके, एंड द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। तो नेट सोन एरिया का जो पैटर्न है एक स्टेट से दूसरे स्टेट को वेरी करता है, क्योंकि हर एक स्टेट का क्लाइमेट अलग नहीं होता, क्लाइमेट अलग होता है, सॉरी, क्लाइमेट अलग होता है हर एक स्टेट का। हम देखेंगे वहाँ पे लोग कल्टीवेशन के लिए उतने किसान होते हैं नहीं होते, वहाँ का जो उपजा, वहाँ का जो मिट्टी होता है वो उतना फर्टाइल होता नहीं होता। इस तरीके से जो नेट जोन एरिया का जो पैटर्न है अलग अलग स्टेट का वो अलग है, एंड इट इज ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब। हम देखते हैं कि 80% जो टोटल एरिया है पंजाब का और हरियाणा का, ओके, एंड लेस देन 10% अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो नेट जोन एरिया 80% है कहाँ पे, पंजाब में। पंजाब में तो ज्यादा लोग खेती करते हैं, मक्के की रोटी एंड सरसों का साग खेती करते हैं पंजाब में, ओके, आप जाओगे पंजाब घूमने, हर तरफ हरियाली आपको दिखेगी, क्योंकि जब ग्रीन रिवोल्यूशन आया था ना, पंजाब और वेस्टर्न यूपी को उसका बहुत फायदा हुआ था, ओके। उसके बाद हरियाणा, इस तरफ 80% है नेट जोन एरिया इन स्टेट्स में। लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्ट तरफ जाओगे, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, यहाँ पे सिर्फ 10% है नेट जोन एरिया, ओके। तो क्योंकि क्लाइमेटिक चेंजेस है, ट्राइबल पॉपुलेशन इस तरफ ज्यादा है, वहां पे कम है। नदियां ज्यादातर पंजाब से बह के गई है नदियां, जैसे कि इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह, तो उससे उनको बहुत फायदा मिला 1960s तरफ, तो इसीलिए वो इतना ग्रोन अप है, ओके। सो हाँ, तो अब देखिए, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि कैसे करके हम लोग लैंड को यूज कर रहे थे। अब फॉरेस्ट एरिया जो है हमारे इंडिया का, वो हमारे इंडिया के एरिया के 33% ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो क्या है, फॉरेस्ट एरिया है। 33%, 33% जो ज्योग्राफिकल एरिया है इंडिया का वो फॉरेस्ट एरिया है, ओके, फार लोअर देन द डिजायर्ड परसेंट आउटलाइन इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में जो गाइडलाइन हमको दिया गया था कि इतना फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए, उससे कम है हमारे एरिया में, फॉरेस्ट परसेंट कम है, ओके। एंड अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। फॉरेस्ट हमारे लिए किस लिए इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। अगर फॉरेस्ट रहेगा तो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन होगा, क्योंकि जो वाइल्ड एनिमल्स है वो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। हम भी फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड इसलिए करते हैं कि फॉरेस्ट से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन हमारे ब्रीथिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फॉरेस्ट को काट दिया जाएगा, डिफॉरेस्टेशन अगर ऐसे होता रहेगा मनमानी, डिस्क्रिमिनेटली, तो उसका मतलब क्या होगा कि फॉरेस्ट में
फॉरेस्ट में ट्रीज खत्म होते जाएंगे। अब ट्रीज ही ऐसे हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जो वार्म गैसेस होते हैं उसको वो एब्जॉर्ब करेंगे, हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। अगर ट्रीज ही नहीं रहेंगे तो ऐसे जो वार्म गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे वार्म गैसेस, उनको एब्जॉर्ब कौन करेगा? अगर एब्जॉर्ब ही नहीं होगा कार्बन डाइऑक्साइड तो वो एटमॉस्फेयर में राइज होते जाएगा और उससे ग्लोबल वार्मिंग जैसे प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं। तो उसीलिए इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन के लिए करने के लिए बहुत जरूरी है फॉरेस्ट को सेव रखना। द लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हु लिव ऑन द फ्रिंजेस ऑफ दिस फॉरेस्ट डिपेंडेंट्स अपॉन इट। देखिए, खाली वाइल्ड एनिमल्स नहीं बल्कि बहुत सारे ट्राइबल पॉपुलेशंस जो है वो फॉरेस्ट की पूजा करते हैं, क्योंकि सेक्रेड ग्रुप्स बहुत सारे फॉरेस्ट में है, वहां से उनको बहुत सारी चीजें मिलती है अपनी लाइवलीहुड गेन करने के लिए। कांतारा मूवी तो आपने देखी होगी ना, वहां पे जो लोकल कम्युनिटीज होती है अपने देव की पूजा करती है, मतलब अपने फॉरेस्ट की पूजा करती हैं, वो अपने नेचर के ऊपर डिपेंडेंट रहती हैं। तो इस तरीके से उनका लाइवलीहुड भी हैम्पर होता है जब हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट को कट डाउन करते हैं। Wasteland includes rocky, arid and desert areas and land put to other non-agricultural uses include settlements, roads, railways, industry etc. देखिए, वेस्टलैंड में क्या क्या है, जहां पे चट्टान भरा हुआ है, डेजर्ट एरियाज है, ओके, सूखा बंजर जमीन, लैंड पुट फॉर अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, कुछ ऐसे भी लैंड है जिसको हम लोग एग्रीकल्चर में यूज ही नहीं करते, वहां पे खेती नहीं करते, उनको हम लोग दूसरे पर्पजेस के लिए रखते हैं, जैसे कि वहां पे रोड्स बनाया जाता है, लोग वहां पे बिल्डिंग बना के सेटल होते हैं, रेलवे लाइंस बिछाई जाती हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह बनाए जा रहे हैं। ओके, इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, जब हम लोग डेवलप कर रहे हैं ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट जैसे नेचुरल रिसोर्सेज को हमारे ग्रीड के लिए हम खत्म करते हुए जा रहे हैं। हमको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि एक तरफ अगर हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं ना, तो दूसरी तरफ एफॉरेस्टेशन करना होगा। सोशल मीडिया में बहुत से लोग ये कहते हैं कि नहीं फॉरेस्ट कंजर्व करो, ये करो, वन महोत्सव हम मनाते हैं जून के महीने में। ये सच्ची में आप खुद से अपने दिल से पूछो, क्या हम ऐसे कर रहे हैं? क्या हम प्लांटिंग कर रहे हैं? जितने ट्रीज, अगर किसी ने ट्री काटा, क्या वो दूसरा ट्री कहीं उगा रहा है? नहीं। तो इससे क्या होगा, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होगा, तो हम ही को हमारे ग्रीड के लिए प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए चैलेंजेस बहुत सारे हैं, फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना बहुत जरूरी बनता है। ओके, अब देखिए, अब जब फॉरेस्ट नहीं है तो लैंड डिग्रेडेशन जैसे प्रॉब्लम्स वगैरह भी होते हैं। ओके, लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है कि ऊपर की जो सतह होती है ना जमीन की, वो काफी उपजाऊ होती है, दैट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट से भरपूर होती है, भरी हुई होती है न्यूट्रिएंट से। लेकिन जब धीरे धीरे करके उसके ऊपर की जो सतह होती है वो ढीली होती जाती है ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण, या दूसरे नेचुरल कैलेमिटीज के कारण, जैसे कि लैंडस्लाइड्स हो गया, फ्लड्स हो गया, तो उससे क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन मतलब सॉइल इरोजन जैसे प्रॉब्लम्स वगैरह भी होते हैं। देखिए, 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स फॉर फूड, चाहे खाद्य का जरूरत हो या शेल्टर की जरूरत हो, हमको रहने की जरूरत हो, या फिर क्लॉथिंग का, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, ये तीन चीज हमको हमारे लैंड से मिलता है। देखिए, हम घर बनाते हैं जमीन में बनाते हैं, खेती करते हैं खाना खाने के लिए, प्लांट उगाते हैं कहाँ पे, जमीन में ही। उसके साथ साथ हम जो कटन सिल्क इसके जो कपड़े पहनते हैं वो कहाँ से आता है, जब कटन हम क्या करते हैं, जब एग्रीकल्चर करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, वहीं से आता है। तो लैंड ही तो बेसिक 95% जो बेसिक नीड्स है हमारा, 95% बेसिक नीड्स वो हमको लैंड से ही मिलता है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज हैव नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, लेकिन ह्यूमन इतना ग्रीडी हो गया है कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ही लैंड डिग्रेडेशन होते हुए जा रहा है, लैंड धीरे धीरे करके खराब होते हुए जा रहा है, but have also aggravated the pace of natural forces to cause damage to land। उसकी वजह से, क्योंकि आप यहाँ पे ट्री कट कर दे रहे हो, तो ऊपर पहाड़ों से जब वहां से जब लैंडस्लाइड्स होती है, पत्थर फिसलते हैं, तो उनको पहले सपोर्ट देने के लिए जो ट्रीज होते थे वो अब नहीं है। अब आप माइनिंग कर रहे हो ऐसी जगह में जो कि डिजास्टर प्रोन एरियाज है, वहां पे क्या हो रहा है, अर्थक्वेक जैसे भी प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो ये हम ह्यूमन ही हैं जो अपनी एक्टिविटीज की वजह से नेचुरल फोर्सेस को भी डिस्टर्ब करते हैं।
ओके, तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम्स वगैरह अराइज हो रहे हैं। तो लैंड डिग्रेडेशन जैसी समस्या हो रही है। तो लैंड डिग्रेडेशन की वजह से क्या क्या कॉजेज हो रही है? तो लैंड डिग्रेडेशन किस लिए होता है, कॉजेज क्या क्या है? पहला है डिफोरेस्टेशन, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। ओके, अगर डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं हम लोग तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो उपजाऊ मिट्टी थी वो धीरे धीरे करके ढीली हो रही है और वो सॉइल का जो कवर है ना वो धीरे धीरे करके खराब होते हुए जा रहा है। ओवर ग्रेजिंग, मनमानी पेस्चर्स ले रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, उनको छोड़ दे रहे हैं, धीरे धीरे करके क्या कर रहे हैं, जहाँ पे जो नेचुरल वेजिटेशन था वो भी धीरे धीरे खराब हो जा रहा है, मनमानी ग्रेजिंग हो रहा है हर तरफ। उसके साथ साथ माइनिंग एंड क्वायरिंग, आप देखिए जो माइनिंग इंडस्ट्रीज है वो ऐसे एरिया में जाकर जाकर माइनिंग करती हैं जहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन रहती हो, जहां पर लोगों का जो लाइवलीहुड है वो डिपेंडेंट हो, और ऐसे एरिया में जो कि डिजास्टर प्रोन एरिया हो। और हम इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं लेकिन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट के बारे में कौन सोचेगा? ओवर इरिगेशन करना, अभी जितना पानी जरूरी है एक पेड़ को ग्रो करने के लिए उतना पानी हमको देना है। अगर ओवर इरिगेशन करेंगे तो क्या होगा, जो सॉइल कवर है वो खराब हो जाएगा, ज्यादा पानी आने से ऊपर का जो कवर है वो धुल जाएगा, वो असह्य हो जाएगा। अब मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तो मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है वो अपना फायदा देख रही है, तो मनमानी कहीं पे भी वो अपना प्रोसेसिंग का काम करना शुरू कर दे रही है। ऐसे जगह में काम करना शुरू कर रही है जहाँ पे कुछ ऐसी कम्युनिटीज रहती हैं जो कि फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहती हैं, वहाँ के एरिया के ऊपर डिपेंडेंट रहती हैं, उनको वो वहां से हटाते हैं, दूसरी जगह शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, और जो भी काम है अपना अपने ग्रीड के लिए वो बरकरार रखते हैं। तो उसकी वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं। तो अगर डिफोरेस्टेशन हो रहा है तो उसका जो उसके लिए हमको क्या क्या स्टेप उठाना पड़ेगा? डिफोरेस्टेशन की जगह में हमको एफोरेस्टेशन करना पड़ेगा। कहीं पे अगर पेड़ काटा जा रहा है तो उस जगह में हमको पेड़ उगाना पड़ेगा। उसके बाद ओवर ग्रेजिंग हो रहा है तो ग्रेजिंग लैंड का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। हमको ग्रेजिंग लैंड देना है, ऐसा नहीं है कि हम जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, जो पेस्चर्स हैं उनको नहीं करेंगे, उनका ध्यान नहीं रखेंगे, बल्कि मैनेज करना है कि उनके लिए कोई लिमिटेड एरिया प्रोवाइड किया जाए। उसके साथ साथ माइनिंग एंड क्वायरिंग, उसका हम क्या करना करना पड़ेगा, रेगुलेटिंग करना पड़ेगा। हमको गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे नियम कानून बनाए जाने चाहिए कि जो माइनिंग एक्टिविटीज है वो कंट्रोल वे में हो, ना कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रिसोर्सेज का। उसके साथ साथ ओवर इरिगेशन नहीं होना चाहिए, पानी का वेस्टेज नहीं होना चाहिए, बल्कि आप ड्रिप इरिगेशन करो, आप स्प्रिंकलर्स यूज करो। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि जो पाइप्स के थ्रू बिल्कुल जड़ में पानी डाला जाता है, तो यहाँ पे वाटर का वेस्टेज नहीं होता, डायरेक्टली रूट्स में पानी जाता है और प्लांट अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। ओके, इस तरीके से। और मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में हमको क्या स्टेप लेना चाहिए कि प्लांटेशन ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस, तो हमको शेल्टर बेल्ट्स वगैरह ग्रो करना चाहिए। शेल्टर बेल्ट्स का मतलब है कि एक हमको रो में ट्रीज वगैरह प्लांट करनी चाहिए कि वहां पे अगर ज्यादा जोर से हवाएं भी आएंगी तो विंड भी एक तरीके का विंड भी एक तरह का फैक्टर है जो कि सॉइल इरोजन कॉज करता है। उसको रोकने के लिए विंड की जो गति है उसको हमको कम करना पड़ेगा, उसी लिए रो में हमको प्लांट उगाना पड़ेगा। ओके, और थॉर्नी बुशेस वगैरह भी ग्रो करना पड़ेगा जो कि कांटेदार पेड़ है। देखिए, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, ट्रीज वगैरह काट दिया जा रहा है मनमानी, ओवर ग्रेजिंग हो रहा है, माइनिंग एक्टिविटीज हो रही है, ओवर इरिगेशन। देखिए जितना पानी चाहिए था उससे ज्यादा पानी यहाँ पे प्लांट को दे दिया गया है। क्या प्लांट ग्रो कर पाएगा अच्छे से? आपको जितना चाहिए खाना आप खाओगे ना, ओवर ईटिंग करने से क्या होगा, वोमिटिंग होगा, उस तरीके से। सॉइल एज ए रिसोर्स, सॉइल हमारे लिए किस लिए जरूरी है? ओके, देखिए सॉइल एज ए रिसोर्स, डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड सॉइल। अब लैंड और सॉइल के बीच में क्या डिफरेंस है? लैंड का मतलब जमीन होता है, सॉइल का मतलब मिट्टी। अब देखिए यहाँ पे कि सॉइल जो है कि मोस्ट इंपोर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, मोस्ट इंपोर्टेंट मतलब कितने मिलीमीटर सॉइल को बनने के लिए ना लाख लाख साल लगता है। ह्यूमस से बनता है सॉइल, किससे बनता है? ह्यूमस। ओके, लाख लाख साल, बहुत सारे फैक्टर्स चाहिए सॉइल के फॉर्मेशन के लिए, इसलिए सॉइल को भी मनमानी एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए।
ओके, सॉइल किस लिए चाहिए हमको? इट्स अ मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ। प्लांट को अपना न्यूट्रिएंट्स कहां से मिलता है? सॉइल के थ्रू मिलता है। सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं उनको रहने के लिए शेल्टर प्रोवाइड करता है सॉइल भी। तो उस सॉइल के अंदर भी बोरोड बना के भी कुछ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उनके लिए भी सॉइल बहुत जरूरी है। जैसे कि राइजोबियम जैसे बैक्टीरिया रहता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स, एंड इट इज ए लिविंग सिस्टम, और एक लिविंग सिस्टम प्रोवाइड करता है सॉइल, इसलिए सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ, सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इट इज ए लिविंग सिस्टम। अब जो सॉइल है वो कैसे बना हुआ होता है? देखिए ऊपर जो होता है दिस इज सॉइल प्रोफाइल। ओके, सॉइल कैसे होता है? ऊपर जो होता है दिस इज टॉप सॉइल, द अपर मोस्ट सॉइल लेयर, जो घास वगैरह होती है ना वो टॉप सॉइल है। फिर थोड़ा नीचे जाएंगे, सॉइल डीप जाएंगे तो सब सॉइल होता है, वेदर्ड रॉक्स होते हैं। वेदरिंग का मतलब क्या होता है कि रॉक्स वगैरह टूट के बिखर के सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे वेदर्ड रॉक्स होते हैं, टूटे बिखरे हुए रॉक्स होते हैं। यहाँ पे कुछ बालू पाया जाएगा, कुछ हिसाब से मिट्टी पाई जाएगी। ओके, और नीचे आएंगे तो अब बड़े बड़े रॉक्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि सब स्ट्रेटा के फॉर्म में रहेंगे, लेयर के ऊपर लेयर, वेदर्ड पेरेंट रॉक। ओके, तो ये जो रॉक का जो फीचर्स है ना, ओके, हमारे जो सॉइल का फीचर है ये पेरेंट रॉक मटेरियल ही डिसाइड करता है कि उसका फीचर कैसा होगा। ओके, फिर होते हैं अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक, जो कि टूटे नहीं होते, बड़े बड़े चट्टान नीचे बिखरे हुए होते हैं। तो इस तरीके से अगर हम अपने ग्राउंड के अंदर डीप जाएंगे तो इस तरीके से हमको सॉइल प्रोफाइल देखने को मिलता है। ओके, तो रिलीफ, वहां का रिलीफ का मतलब क्या है कि वो स्ट्रक्चर कितना ऊंचा है कितना नीचा। रिलीफ, पेरेंट रॉक, बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन और दूसरे फॉर्म्स ऑफ लाइफ जो वहां पे रहते हैं, वही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सॉइल कैसे फॉर्म होता है, हाउ सॉइल फॉर्म, तो आप क्या लिखोगे कि रिलीफ, पेरेंट रॉक, बेड रॉक मतलब नीचे ये बेड रॉक, क्लाइमेट, वहां का क्लाइमेट कैसा है, जलवायु कैसा है, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, वही डिसाइड करेंगे कि सॉइल कैसे फॉर्मेशन होगा। इन्हीं के जरिए ही सॉइल फॉर्मेशन होता है। ओके, अब देखिए, अब सॉइल्स कितने टाइप के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि हमारे इंडिया में कैसे टाइप के सॉइल है और ये कहां कहां प्रेजेंट है। तो ज्योग्राफी में मैपिंग आता है बच्चों, मैपिंग यहीं से आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो एक बार, समझ लो, बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं और यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ओके, तो आप देखो कि ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, मैंने अभी बताया रिलीफ, पेरेंट रॉक, बेड रॉक, ओके, क्लाइमेट, वेजिटेशन, उसके हिसाब से सॉइल फॉर्मेशन होता है। तो उसके हिसाब से बेस करके कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सब डिसाइड करती हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल जो कि हम अपने इंडिया में पाते हैं। ओके, ये देखिए ये है हमारा प्यारा भारत। ओके, और यहाँ पे सॉइल्स का क्लासिफिकेशन दिखाया गया, क्या दिखाया गया है? सॉइल्स का क्लासिफिकेशन दिखाया गया है। ओके, तो यहाँ पे आप देखो पहले क्या है, एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल। तो ये जो ग्रीन देख रहे हो ना आप, ये ग्रीन पार्ट से जो नदियों का जो डेल्टा है उस रीजन में जो सॉइल पाया जाएगा ना, दीज आर एलुवियल सॉइल। ये देखिए गंगा प्लेन, इंडस प्लेन, इस तरफ क्या है, ये एलुवियल सॉइल है। ओके, यहाँ पे देखो आप, ये है रेड सॉइल, ये रेड सॉइल, ये प्लेट्यूज एरियाज में है। ओके, इस तरफ ये रेड सॉइल है। ओके, ब्लैक सॉइल, ये देखिए ब्लैक सॉइल, डेक्कन प्लेट्यू की तरफ ब्लैक सॉइल है। ओके, फिर लैटराइट सॉइल है, जहाँ पे थोड़ा एरिड क्लाइमेट होता है, सूखा हुआ क्लाइमेट, वहाँ पे लैटराइट सॉइल पाया जाता है। ओके, और यहाँ पे देखिए ये है एरिड सॉइल जो कि राजस्थान एरिया में पाया है। ओके, तो इस तरीके से सॉइल को क्लासिफाइड किया गया है। और ये जो सॉइल है ये हिमालयन रीजन से माउंटेनियस रीजन है, कैनी फॉरेस्ट वहां पे थोड़ा ज्यादा है तो उधर सॉइल पाया है। तो अलग अलग हिसाब से सॉइल का क्लासिफिकेशन हुआ है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर देयर? देयर आर 6 टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया। मेनली क्या क्या है? एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लैटराइट सॉइल, एरिड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल। ओके, मैंने आपको मैप के थ्रू बताया। अब आगे हम डिस्कस करने वाले हैं इन सॉइल के बारे में डिटेल्स में।
डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ओके, तो फर्स्ट हम लोग एलुवियल सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। तो जो भी पॉइंट्स बता रहा हूं बच्चों, पेन और पेपर लेके चलो, आप इसको नोट डाउन करते चलो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ओके, तो ये सॉइल्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये है एलुवियल सॉइल। ओके, और ये ज्यादातर पार्ट में है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये फॉर्मेशन कैसे होता है देखिए, ये रिवर सिस्टम जो होती है ना, 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स, क्या क्या है 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स? इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ओके, ये 3 रिवर सिस्टम के थ्रू, इनके ट्रिब्यूटरीज के थ्रू वहां पे जो सेडिमेंट्स आके जमा होते हैं ना, उसके जरिए एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ओके, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र के थ्रू। एंड आल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का मतलब देखिए, ये जो हिस्सा है हमारा, ये जो हिस्सा, ये नॉर्दर्न सरकार का हिस्सा, ये जो हिस्सा है कोरोमंडल कोस्ट का हिस्सा, ये जो हम लोग का जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, इस ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में पाया जाएगा। ये जो ग्रीन दिख रहा है ना आपको, ये सब क्या है? ये सब है डेल्टास रीजन। डेल्टा क्या होती है? समुद्र में से मिलने से पहले नदी क्या करती है, बहुत सारे चैनल्स में बिखर जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टास। ओके, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन रिवर के डेल्टास रीजन में हमको एलुवियल सॉइल देखने को मिलता है। ओके, अब आप अगर आगे जाओगे, ओके, एलुवियल सॉइल्स क्यों फर्टाइल होते हैं? व्हाई दे आर मोर फर्टाइल? देखो, कंटेंट एडिक्वेट प्रॉपर्टीज ऑफ पोटास, वहां पे पोटास बहुत अच्छी तरीके से पाया जाता है, और ये जो मिनरल्स है ना, प्लांट ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल है। पोटास, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम। ओके, एंड आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, तो वहां पे बहुत अच्छे तरीके से गन्ने की खेती होती है, धान की खेती होती है, व्हीट और दूसरे जो सीरियल और पल्स क्रॉप्स है, अनाज है, वो भी अच्छे तरीके से उगाए जाते हैं। तो एलुवियल सॉइल्स में बहुत अच्छे तरीके से कल्टीवेशन होता है वहां पे, क्योंकि पानी की कमी नहीं होती, तो वहां पे बहुत अच्छे तरीके से कल्टीवेशन होता है। और क्योंकि कल्टीवेशन जहां पे अच्छे तरीके से होगा, लोग वहीं पे रहना पसंद करेंगे, तो लोग वहां पे रहते हैं। काफी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, देखो ना, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये जो एरिया है काफी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। ओके, और वहां पे एलुवियल सॉइल देखने को मिलता है। ओके, तो जो एलुवियल सॉइल है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है? देखिए, द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शंस ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। तो जो एलुवियल सॉइल्स होते हैं, इनके पास बालू कुछ मात्रा में कड़ी, और कुछ मात्रा में हमको वहां पे चिकनी मिट्टी देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ दुआर जैसे एरिया में कॉस और तेराई रीजन जो है, पेडमोंट एरिया, जहाँ से पहाड़ों से नदियां उतर के आती हैं, वहां पे भी एलुवियल सॉइल के डिपॉजिट देखने को मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन्स, उनके जो बालू का जो कण है उस हिसाब से, और कंपोनेंट सॉइल्स आल्सो डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। 2 तरह के सॉइल होते हैं, बांगर और खादर। अबे बांगर क्या होता है, खादर क्या होता है? बांगर होता है ओल्ड एलुवियल सॉइल, जो कि नदियों के किनारे डिपॉजिट होते हुए जाता है। ओके, लेस फर्टाइल ड्यू टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकड़ नोड्यूल्स, क्योंकि वहां पे उनकी जो मिट्टी होती है, उनके कण काफी बड़े होते हैं, मोटे होते हैं, इसीलिए वो उतना फर्टाइल नहीं होता बांगर। लेकिन जो खादर होता है, ये न्यू एलुवियल है, इट इज मोर फर्टाइल देन बांगर एंड इट इज कंसिस्ट ऑफ मोर फाइन पार्टिकल्स। तो बांगर के जो कंकड़ के जो नोड्यूल्स हैं, उससे छोटे नोड्यूल्स होते हैं किसके? खादर के। तो 2 तरह के एलुवियल सॉइल है, बांगर, खादर, और उनके बीच के जो डिफरेंस है वो आप लिख सकते हो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हो और इसको रिवीजन कर सकते हो। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल्स में से एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल्स है। ओके, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, जैसे कि बताया गया है, ये हिमालय है। अब हिमालय से ऐसे नदियां बह के आ रही हैं, तो बहते आते हैं, जब नदियां बह के आती हैं तो बहुत फोर्स के साथ गॉर्जस बना के बहते आती हैं। अब बहते बहते जब आती है नदियां, तो बहुत सारे बोल्डर्स, पत्थर वगैरह पहले इस प्लेन में आके जमा करेंगे ऐसे नीचे, ये है भाबर। फिर उसके बाद नदियां नीचे डिसअपियर हो जाएंगी, दलदल रीजन, जिसको तराई कहा जाता है। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे नदी ऐसे फ्लो कर रही है,
तो साइड में जो ये जमा है ना, इसको बोलते हैं हम लोग खादर। क्या बोलते हैं? खादर, जो कि ज्यादा उपजाऊ होता है। और ये भांगर जो है ये धीरे धीरे इस तरफ खिसक चुकी है। ओके, ये खिसक चुकी है क्योंकि जब पानी का बहाव आता है धीरे धीरे ये साइड लाइन होते जाता है। तो जो खादर होते हैं ना वो फ्लड प्लेन में प्रेजेंट रहता है, लेकिन जो भांगर होते हैं वो साइड में डिपोजिट होते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। और तराई रीजन में तो वाटर डिसअपियर होते हो जाता है। ओके, इस तरीके से तो नदियों के डिपॉजिट्स की वजह से ही एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन होता है। नदियों के डिपॉजिट्स की वजह से ही एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लैक सॉइल के बारे में। ओके, ब्लैक सॉइल क्या होता है? ब्लैक इन कलर होता है। इसको रिवर सॉइल या कटन सॉइल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कटन का कल्टीवेशन बहुत अच्छे तरीके से होता है। ओके, तो ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है? देखिए, क्लाइमेटिक कंडीशन इंपॉर्टेंट है, वहां पे पेरेंट रॉक मटेरियल कैसा है वैसा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जैसे ब्लैक सॉइल के फॉर्मेशन के लिए वो पेरेंट रॉक चाहिए, वहां का क्लाइमेट कैसा है वो बहुत जरूरी है। और वहां पे जो वोल्केनिक ओरिजिन से जो इग्नियस रॉक्स होते हैं उनका वेदरिंग होने से ही ब्लैक सॉइल फॉर्मेशन होता है। तो ज्यादातर डेक्कन रीजन में ही, जो डेक्कन रीजन है ना, यहाँ पे हमको ब्लैक सॉइल ज्यादातर देखने को मिलेगा। सो दिस सॉइल टाइप फाउंड इन डेक्कन ट्रैप, मैंने बोला ना डेक्कन ट्रैप, जो बासाल्ट होता है ना, दैट इज वन टाइप ऑफ इग्नियस रॉक बासाल्ट। जब लावा निकलता है बाहर मैग्मा चैम्बर से, तो फ्लो करने के बाद थोड़ी देर बाद वो सॉलिडिफाई हो जाता है, तो उससे जो रॉक्स बनते हैं ना, ओके, वो क्या है? इग्नियस रॉक है, जो कि बासाल्ट जैसे। जब ये ब्रेक डाउन होते हैं तो ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है। दे कवर द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का ये जो महाराष्ट्र का जो प्लेट्यू है उसको कवर किया है, सौराष्ट्र के कुछ प्लेट्यूज को कवर किया गया है, मलवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक ये एक्सटेंड हुआ है। ओके, एंड द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग द गोदावरी, और यहाँ पे देखिए गोदावरी रिवर के डेल्टास तरफ भी ये फैला हुआ है। गोदावरी और कृष्णा वैलीज में भी हमको ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगा। ओके, हम आगे जाएंगे। अब ब्लैक सॉइल कैसे बनता है? ब्लैक सॉइल कैसे बना हुआ है? देखिए, ब्लैक सॉइल्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन एंड क्लेई मटेरियल, बहुत ही फाइन, बहुत ही छोटे छोटे क्लेई मटेरियल से बना हुआ है। ओके, और इसका ये कैपेसिटी होता है ब्लैक सॉइल का कि ये जो नमी है ना, नमी को एब्जॉर्ब कर पाता है, मॉइस्चर को ये क्या कर पाता है, इसके पास कैपेसिटी है कि मॉइस्चर को होल्ड करके रखने का। ओके, एंड रीच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाएगा, मैग्नीशियम, पोटास, लाइम, ये भी उसमें पाया जाएगा। एंड these soils are generally poor in phosphoric contents, ये जो सॉइल होते हैं वहां पे फॉस्फोरस उतना नहीं पाया जाएगा, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और लाइम ये सब पाए जाएंगे। ओके, तो डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर एंड स्टिकी व्हेन वेट। देखिए, जब ज्यादा गर्मी का महीना होता है, ज्यादा गर्म होता है ना वेदर, तो इनमें क्रैक्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं, बीच बीच में क्रैक वगैरह डेवलप हो जाएंगे। लेकिन जब वेट कंडीशंस होगा, जब वेट कंडीशंस होगा, जब भीगा हुआ रहेगा, बारिश होगा, तो इसमें चलना भी मुश्किल हो जाएगा, इतना भीग जाता है ब्लैक सॉइल। ओके, देख सकते हैं आप, ब्लैक सॉइल दिखाई है, देख क्रैक्स वगैरह डेवलप हुआ है। ये मिट्टी भीग जाएगा तो अलग तरह का हो जाएगा। जैसे हम लोग डो बनाते हैं ना, आटा जब रोटी बनाया जाता है तो गोल गोल करते हैं, डो बनाते हैं, उस तरीके से हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए रेड एंड येलो सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल। तो रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स। तो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक क्या होते हैं? उसमें फॉस्फोरिक कंटेंट थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि वो इस एरिया में डेवलप होंगे जहां पे कम बारिश होता है। और हमारा ईस्टर्न और सदर्न पार्ट से हमारे इंडिया का जो डेक्कन प्लेट्यू का कुछ हिस्सा है, वहां पे हमको रेड सॉइल देखने को मिलता है। ये ईस्टर्न पार्ट में देखने को मिलेगा और यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू का कुछ हिस्सा वहां पे देखने को मिलेगा। ओके, ये ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में और मिडिल गंगा प्लेन के कुछ पार्ट्स में, मिडिल गंगा प्लेन के कुछ पार्ट्स में, एंड अलोंग द पेडमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। और ये जो पेडमोंट जोन है वेस्टर्न घाट्स में, ये यहाँ पे हमको रेड सॉइल देखने को मिलेगा। ये रेडिश कलर किस लिए है, ये इंपॉर्टेंट है, ये रीजन जानना कि रेड कलर को, रेड सॉइल को रेड कलर सॉइल या रेडिश सॉइल किस लिए कहा जाता है। देखिए, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक्स
क्योंकि आयरन का कंटेंट्स यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगा, तो उसीलिए ये रेड इन कलर होते हैं। इट लुक्स येलो व्हेन इट ऑकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म, लेकिन जब पानी के साथ भीग गया ना ये, तो ये येलो कलर का नजर आएगा। ओके, बाकी टाइम क्योंकि आयरन का कंटेंट ज्यादा होता है इसीलिए ये रेड कलर का होता है। हो गया? देखिए अब है लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो सॉइल्स हैं, सॉइल्स के प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और इसके ऊपर क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बार भी आपको 10th का जो एग्जाम हुआ था सॉइल के ऊपर क्वेश्चन आए थे, एज वेल एज मैपिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है सॉइल का। ओके, और इसमें कौन कौन से प्लांट्स वगैरह ग्रो करते हैं, कल्टीवेशन कैसा होता है, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप आप ध्यान देके सुन रहे होंगे। ओके, तो जो लैटेराइट सॉइल होता है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में अल्टरनेट वेट और ड्राई सीजन में उसका फॉर्मेशन होता है। तो लैटेराइट सॉइल में सब ट्रॉपिकल रीजन मतलब जहाँ पे हीट ज्यादा होता है, गर्मी ज्यादा होती है, वेट कंडीशन रहता है। अल्टरनेटिवली ओके, गर्मी होगी वेट रहेगा, गर्मी होगी वेट रहेगा, तो वेट मतलब क्या, भीगा रहेगा, गर्मी होगी। इस तरीके से जब अल्टरनेटिवली ये चीज होगा ना, तो वहां पे लैटेराइट सॉइल का फॉर्मेशन होगा। एंड दिस सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग। लीचिंग का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर का जो सतह होता है ना, इसका कलर बार बार चेंज हो जाता है, कलर धुल जाता है। ओके, क्योंकि ज्यादा बारिश हो जाती है तब। तो लैटेराइटिक सॉइल्स आर मोस्ट डीप टू वेरी डीप, एसिडिक जनरली डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट। तो लैटेराइट सॉइल काफी डीप होते हैं, एसिडिक होता है इनका नेचर, एसिडिक प्रॉपर्टी होता है उनके पास, एसिडिक नेचर के होते हैं, और उनमें प्लांट न्यूट्रिएंट उतना नहीं होता। तो ज्यादातर सदर्न स्टेट में पाया जाता है, सदर्न स्टेट में पाया जाएगा हमारे पास लैटेराइट सॉइल प्रेजेंट होगा, सदर्न स्टेट में लैटेराइट सॉइल पाया जाएगा। उसके साथ साथ वेस्टर्न घाट्स रीजन, ये जो वेस्टर्न घाट का जो रीजन है यहाँ पे देखिए लैटेराइट सॉइल पाया जाएगा। उसके साथ साथ उड़ीसा, कुछ पार्ट वेस्ट बंगाल के, और ये जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है यहाँ पे जो आसाम वगैरह ये आसपास का हिस्सा है, यहाँ पे भी हमको लैटेराइट सॉइल देखने को मिलता है। ओके, ओके, तो देखिए लैटेराइट सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। लैटेराइट सॉइल के, लैटेराइट सॉइल इज जनरली पुअर इन ह्यूमस। यहाँ पे ह्यूमस कंटेंट है नहीं। ह्यूमस का मतलब क्या होता है, डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स जब मिट्टी में मिल जाते हैं उनको ह्यूमस कहा जाता है। ओके, तो ह्यूमस का कंटेंट नहीं है वहां पे, प्रोन टू इरोजन। अगर ह्यूमस नहीं है यहाँ पे क्या होता है, इनकी सतह बार बार धुल जाती है जब बारिश हो जाता है, तो इस तरीके से दिखने लगते हैं। अब ड्यू टू देयर पोजीशन और लैंडस्केप, अब लैंडस्केप में उनका पोजीशन बिल्कुल डाउन रहता है, तो वहां पे पानी की गति भी बहुत स्पीड होती है जब पानी ऊपर से फ्लो करके आता है। After adopting appropriate soil conservation techniques, particularly in the hilly areas of Karnataka, आजकल कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु जैसे हिली एरियाज में इन सॉइल को कंजर्व करने के लिए कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ओके, क्योंकि ये टी और कॉफी प्लांटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नाटका तो अपने कॉफी के लिए बहुत फेमस है, इस तरीके से आसाम में भी। तो रेड लैटेराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोर सुइटेबल फॉर क्रॉप लाइक कैश्यू नट। तो लैटेराइट सॉइल जो कि कहाँ पाया जा रहा है, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और केरला में, जो सदर्न स्टेट्स है वहां पे जो हम लोग का बादाम होता है ना, कैश्यू नट बादाम, उसका जो काजू होता है, काजू काजू कैश्यू नट मतलब काजू, उसके कल्टीवेशन के लिए लैटेराइट सॉइल, जो रेड लैटेराइट सॉइल होता है स्पेशली, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, अब हम एरिड सॉइल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एरिड सॉइल जो होता है, एरिड का मतलब तो आप डेजर्ट तो गए होंगे, रेगिस्तान वहां पे देखा होगा, बालू से बिल्कुल स्ट्रेच होके रहता है। वो जो बालू है वो से सब क्या है, वो सब हिस्सा है किसके, एरिड सॉइल का हिस्सा है। वो किसका हिस्सा है, एरिड सॉइल का। वो काफी सैलाइन होता है, मतलब सैलाइन का मतलब क्या होता है, इसमें सॉल्ट कंटेंट ज्यादा होता है। क्या होता है, सॉल्ट कंटेंट ज्यादा होता है। इन सम एरियाज सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इवापोरेटिंग द वाटर। कुछ सांबर लेक कहाँ पे है, क्या बता सकते हो सांबर लेक कहाँ पे है? अगर आपको पता है तो एक बार कमेंट जरूर करना, सांबर लेक कहाँ है। सांबर लेक राजस्थान में। ओके, सांबर लेक राजस्थान में। तो वो जो सांबर लेक है वो ब्रैकिश वाटर लेक है, सॉल्ट वाटर लेक है।
वहां से क्या करते हैं, उधर का पानी लाके इवापोरेट करके सॉल्ट प्रोडक्शन करते हैं। ओके, क्योंकि वहां पे उस एरिया में सॉल्ट कंटेंट ज्यादा होता है। तो एरिड सॉइल लैक्स ह्यूमस, क्योंकि एरिड सॉइल में ह्यूमस उतना नहीं होता, नमी उतनी नहीं होती, मॉइस्चर उतना नहीं होता। द लोअर हॉरिजन्स ऑफ द सॉइल आर ऑक्युपाइड बाय कंकड़ बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड। तो आप एरिड सॉइल में जितना डीपली जाओगे वहां का कंकड़ का जो कॉन्सेंट्रेशन उतना बढ़ते जाता है कैल्शियम कंटेंट का, तो वहां पे उतना वो उपजाऊ नहीं होता। एग्रीकल्चर के लिए अगर हम प्रॉपर इरिगेशन करेंगे इन सॉइल का, तभी जाके वहां पे अच्छे से एग्रीकल्चर हो सकता है। लेकिन प्रॉपर इरिगेशन टेक्निक बहुत जरूरी है एग्रीकल्चर परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे। ओके, तो ये राजस्थान में है इस तरीके से। ओके, ये देख सकते हो आप, ये आर द एग्जांपल ऑफ एरिड सॉइल। ओके, ये एरिड सॉइल का एग्जांपल है। ओके, तो फॉरेस्ट सॉइल क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया हिमालयन रीजन्स में, ये हिली और माउंटेनियस एरियाज में पाए जाते हैं। ओके, विद सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल, जहां पे अच्छे से बारिश हो, ओके, रेन फॉरेस्ट अवेलेबल हो। तो ये जो ग्रीन एरिया देख रहे हो ना, ये क्या है, ये फॉरेस्ट सॉइल है, फॉरेस्ट एरिया में पाए जाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स इनका क्या है, इनका जो सॉइल टेक्सचर होता है वो माउंटेन एनवायरनमेंट के हिसाब से रेडी होता है। वहां पे आप जब ट्री देखोगे ना, कोल शेप के ट्रीज आपको देखने को मिलेगा। ओके, एंड वो काफी लोमी होते हैं, सिल्टी होते हैं वैली साइड्स में, एंड कोर्स ग्रैंड इन द अपर स्लोप्स, और अपर स्लोप्स में ज्यादातर कोर्स ग्रैंड्स, बड़े बड़े छोटे छोटे ग्रैंड्स वगैरह देखने को मिलते हैं। ओके, और इस तरीके से इनका सॉइल टेक्सचर होता है। और ज्यादातर माउंटेन में जो ग्रो करते हैं प्लांट, वही पाइन ट्री, पाइन वेजिटेशन, वही सब उसको वहां पे अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। ओके, ओके, स्नो कवर्ड एरिया में देख सकते हो आप, यहाँ पे देखो, यहाँ पे किस पाइन जैसे ट्रीज वगैरह यहाँ पे ग्रो किए गए, लंबे लंबे पेड़ होते हैं। ओके, ये माउंटेनियस एरियाज है। ओके, एंड सॉइल एक्सपीरियंस डेनुडेशन, तो यहाँ पे क्या होता है, पानी ऊपर से बहेगा तो सॉइल यहाँ पे खराब जल्दी होता है, ज्यादा एसिडिक होता है। एसिडिक ज्यादा होगा क्योंकि ह्यूमस कंटेंट वहां पे कम होता है। द सॉइल्स फाउंड इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द वैलीज, तो जो माउंटेन वैलीज के नीचे जो सॉइल पाया जाता है, पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेसेस एंड एलुवियल फैंस आर फर्टाइल। तो माउंटेन एरिया के नीचे जो सॉइल पाया जाता है ना, जो एलुवियल प्लेन्स एरिया में, जहाँ पे नदियां उतर के आती हैं, वहां पे सॉइल ज्यादातर फर्टाइल होता है। ओके, वहां पे जो सॉइल होता है वो ज्यादातर फर्टाइल होता है। तो सॉइल इरोजन हो रहा है, सॉइल इरोजन एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और उसको कंजर्व करना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके क्लास 10th का, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सॉइल इरोजन हो रहा है और उसको कंजर्व कैसे हम कर सकते हैं। तो सॉइल इरोजन क्या होता है, द डेनुडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन एंड डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। देखो, सॉइल का जो ऊपर का जो सरफेस है वो धुल जाना, उसके ऊपर जो न्यूट्रिएंट्स है वो निकल जाना, तो जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसी को हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। क्या बोलते हैं उसको, सॉइल इरोजन। व्हाट इज सॉइल इरोजन, the denudation of the soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion। अब soil erosion के क्या क्या कारण हो सकते हैं, मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं, कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। कॉजेज ऑफ soil erosion क्या है, पहली है ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन का इंटरफेरेंस, डिफोरेस्टेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया डिफोरेस्टेशन, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, ओवर ग्रेजिंग, ज्यादा पेस्टिसाइड्स वगैरह को ले जाना, वहां पे ज्यादा ग्रेजिंग करवाना, फील्ड को डिस्ट्रॉय करना, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, डिफेक्टिव फार्मिंग मेथड, अच्छे से फार्मिंग ना करना, नेचुरल फोर्सेस, विंड, ग्लेशियर्स, वाटर, जब ये भी विंड के साथ जब हवाएं बहती हैं वो क्या करती हैं, मिट्टी के जो ऊपर का सरफेस है उसको एक जगह से उड़ा के दूसरी जगह जाके डिपोजिट कर देती हैं। ग्लेशियर्स वगैरह बनते हैं तो वहां पे गड्ढे बन जाते हैं, जब पानी जोर से बह के आता है तो ऊपर का सॉइल कवर खराब कर देता है। तो क्या क्या इरोजन, इरोजन के क्या क्या टाइप है, गलीज, तो आपने देखा होगा जब बारिश का महीना होता है तो बारिश होने के बाद जहां से भी पानी बह के जाते हैं उधर गली जैसे फॉर्मेशन हो जाता है, उसको गली इरोजन कहते हैं। ओके, रनिंग वाटर के थ्रू ये फॉर्मेशन होता है।
बैड लैंड्स जिसको हम रेवाइन्स कहते हैं, चंबल बेसिन वगैरह आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश का एरिया चंबल बेसिन का एरिया। सीट इरोजन मतलब क्या, जो ऊपर का जो टॉप सोइल होता है वाटर फ्लो की वजह से अगर धुल जाए उसको बोलेंगे हम लोग सीट इरोजन। विंड इरोजन का मतलब क्या है, हवा की वजह से स्लोप से जो सॉइल है ना, सॉइल वगैरह सॉइल कवर वो कहीं उड़ के एक जगह से दूसरी जगह डिपोजिट हो जाए, उसको बोलेंगे हम सॉइल इरोजन। तो ये था सॉइल इरोजन। ओके, और कैसे करके हम लोग सॉइल का कंजर्वेशन करेंगे वो इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट टेक्निक्स वगैरह हमको अपनाना पड़ेगा। हम देखो सॉइल इरोजन, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से सॉइल इरोड होता है। तो सॉइल इरोजन से हमको सॉइल को बचाने के लिए कुछ कंजर्वेशन मेथड्स है, हमको काउंटर फ्लोइंग करना पड़ेगा। तो काउंटर फ्लोइंग क्या होता है बच्चों, काउंटर फ्लोइंग का मतलब होता है, ओके, यहाँ पे आप देखिए पहाड़ के सरफेस में कैसे काउंटर बेल्ट वगैरह बना दिया गया है, तो पानी का फ्लो उतना तेजी से नहीं हो पाता, और यहाँ से क्या होगा कि उस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉइल को धुलने से बचा सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रीप क्रॉपिंग देखिए, एक के बाद एक फसल एक स्ट्रीप के थ्रू उगाया गया है, ओके, और यहाँ पे क्या है, एक ऊंचा प्लेटफॉर्म है, ओके, उससे वाटर वगैरह भी अच्छे से फ्लो, मतलब फ्लो तो करेगा लेकिन उतना स्पीड नहीं कि इसको इफेक्ट कर पाए। उसके बाद टेरेस कल्टीवेशन, आपने देखा होगा जो हम लोग का चाय का जो बगान होता है आसाम वगैरह आप जाओगे तो आपने देखा होगा कि ऐसे बिल्कुल, ये बिल्कुल देखिए, ये टेरेस मतलब क्या, ये स्टेप जैसे किया गया है, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टेप वगैरह बना देने से पानी का जो फ्लो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, धीरे धीरे पानी हर एक क्रॉप को मिलेगा, अच्छे तरीके से मिलेगा। तो टेरेस कल्टीवेशन एक टेक्निक है। उसके साथ शेल्टर बैंड, देखिए रोज वगैरह में कैसे ट्रीज को ग्रो कर दिया गया है, यहाँ पे रोज वगैरह में ट्रीज को, तो यहाँ पे क्या होगा, हवाएं जब जोर से बह के भी आएंगी ना दूसरे क्रॉप्स को हैम्पर नहीं करेंगी। तो दीज आर द कंजर्वेशन मेथड्स फॉर सॉइल इरोजन। क्या क्या है, काउंटर फ्लोइंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, टेरेस कल्टीवेशन एंड शेल्टर बेल्ट फार्मिंग। आई होप कि आपको आज के जो टॉपिक है वो पढ़ के बहुत मजा आया होगा। ओके, इस तरीके से हम इस चैप्टर को कहानी की तरह समझे हैं। हमने समझा, रिसोर्स से हमने स्टार्ट किया था इस चैप्टर को, रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स कितना इंपॉर्टेंट है, रिसोर्स कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, कितने टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं, हम लैंड रिसोर्सेज के बारे में हमने डिस्कस किया। आगे वाटर रिसोर्सेज भी एक चैप्टर है, लेकिन आज हमने लैंड के बारे में डिस्कस किया कि लैंड हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप कि आज का ये क्लास है आपके नॉलेज को और एक्टिव करने में इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया होगा, और इस तरीके से हम और भी जो आगे का जो चैप्टर्स हम आगे पढ़ाने वाले हैं, हम मैथ्स भी पढ़ने वाले हैं, साइंस भी पढ़ने वाले हैं, हर एक चैप्टर को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से सीखने वाले हैं। तो इस तरीके से आप अपना लव और अफेक्शन देते रहिए, और आपको अगर पढ़ना अच्छा लगा हो चैनल के थ्रू, आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।